जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां लगाने जा रही है। अमरीकी मीडिया, आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये जो पाबंदियां हैं ये 3 कैटेगरीज में हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां से कोई भी शहरी नहीं आ सकेगा, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां से मखसूस कैटेगरी में लोग आ सकेंगे, यानी बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना आना चाहते हैं या कोई चीज खरीदने आना चाहते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें उन ममालिक को कहा गया है कि भाई आप अपने मामला दुरुस्त कर लें, नहीं तो आपको भी इन 2 कैटेगरीज में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप इसको देखें, जो अब तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक बंदे ने अमरीकी एक अखबार को नाम ना जाहिर करने के ऊपर कुछ तफसीलात शेयर की हैं, और ये जो फहरिस्त है, अभी अमरीकी मीडिया भी ये कह रहा है, इसके अलावा दीगर आलमी मीडिया भी ये कह रहा है, ये हतमी नहीं है, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये सामने जो लिस्ट आप इसको देख सकते हैं, इसमें एक रेड कैटेगरी है। रेड कैटेगरी से जो शहरी हैं वो इन ममालिक से जो जिनका ताल्लुक है वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उसमें अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा है, ईरान है, लीबिया है, नॉर्थ कोरिया है, यमन है, सोमालिया है, सूडान है, सीरिया है, वेनेजुएला है। अब अगर आप ऑरेंज कैटेगरी में आ जाएं तो इसमें पाकिस्तान शामिल है। वीजा शार्पली रिस्ट्रिक्टेड, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे वीजा को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मखसूस कैटेगरी में लोगों को वीजे दिए जाएंगे, और माजी में जिनके पास टूरिस्ट वीजा है, दीगर वीजा है, अगर वो जाएंगे तो हो सकता है कि उनको वापस भेज दिया जाए। इसमें ये जो ऑरेंज कैटेगरी है इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अब पाकिस्तान किन ममालिक के साथ खड़ा है? माशाल्लाह सबसे पहला नंबर है बेलारूस का, वो जिसके सदर यहां पे आते हैं और हम खुशियां मनाते हैं कि देखें जनाब एक आलमी लीडर यहां पे आ गया, तो बेलारूस भी उसमें शामिल है, हमारा नाम भी उसमें शामिल है। उसके अलावा हेटी, फिर उसके अलावा म्यांमार, ठीक है, बर्मा, फिर जनाब इसमें सूडान शामिल है, इसमें सिरालियोन शामिल है, इसमें तुर्कमानिस्तान शामिल है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे जो अफ्रीका के ममालिक हैं वो भी शामिल है, अगर पूरी आप इसकी कैटेगरीज चेक करें तो जनाब ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर ये पाबंदियां लग सकती हैं। अब ये जब हतमी फहरिस्त बन जाएगी और बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब ही चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक में शामिल है जिनके ऊपर ट्रंप साहब बड़ी सख्त किस्म की सफरी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। एक तरफ जनाब उन्होंने हमें शुक्रिया भी अदा किया, हमने शरीफुल्लाह भी दिया, उसके बाद अगर इस किस्म की पाबंदी लग जाएगी तो मेरे ख्याल में ये तो मुनासिब नहीं होगा। आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का दिन भी मनाया जा रहा है, मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ट्रंप साहब ने हमारा शुक्रिया कोई सही तरीके से अदा नहीं किया अगर ये फहरिस्त हतमी हो जाती है। दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज एक्स के ऊपर दोबारा मुबारकबाद दी है मार्क कार्नी साहब को, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब अगेन एक तो एक्स पाकिस्तान में बैन है, उसके अलावा हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मुबारकबादें भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो मार्क कार्नी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये बन गए हैं कनाडा के वजीर आजम, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे, यानी बरतानिया का जो बैंक है, जिस तरह हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके ये गवर्नर रह चुके हैं। बैंक ऑफ कनाडा के भी ये गवर्नर रह चुके हैं। ये बरतानवी शहरी भी हैं, ये आयरलैंड के शहरी भी हैं और ये कनाडा के शहरी भी हैं। अब इन्होंने गालिबन जो 2 शहरियत हैं आयरलैंड की और बरतानिया की वो वापस कर दी है। किसी ने इनके ऊपर गद्दारी का कोई मुकदमा नहीं लगाया, किसी ने नहीं कहा कि इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दो। इस दुनिया भर में जो सिक्योर कौमें होती हैं, जो मेंटली तौर पे जिससे आप कह सकते हैं कि इनसिक्योर नहीं होती, वहां पे इस तरह के मसाइल नहीं होते। यहां पे तो हम अपने ही लोगों को गद्दार कहते रहते हैं, कभी इसके ऊपर फतवे, कभी उसके ऊपर फतवे। यहां पे तो यहां तक कहा जाता है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या ताल्लुक है, वो पाकिस्तान के मामला पे बात ही ना करें। अब ये जो मार्क कार्नी साहब हैं ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे और 3 ममालिक की इनके पास नेशनैलिटीज हैं, लेकिन बंदा काबिल है तो उन्होंने कनाडा का वजीर आजम भी बना दिया है। कोई किसी ने उधर इनके खिलाफ ये चीज इस्तेमाल ही नहीं की किसी जगह पे कि जनाब ये तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी गवर्नर रह चुका है, ये तो बरतानिया का शहरी भी था, ये तो जनाब आयरलैंड का शहरी भी है, और अभी आके इन्होंने वो शहरी थे 2025 में गालिबन वापस वो करेंगे। अब इसलिए क्या वो वजीर आजम बन गए तो अब उन्होंने वो वापस कर दी होंगी, और जब वो वजीर आजम के उहदे से उतरेंगे तो शायद क्या पता दोबारा हासिल कर लें। पर एनीवे अब आप देख लें कि हम किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम कहां पे खड़े हैं और वो कहां पे खड़े हैं। यहां पे तो कोई टूरिस्ट आ जाए तो उसके से इतने सवालात होते हैं। टूरिस्ट वीजा हासिल करना आप किसी भी
यूरोपीय कंट्री के बंदे से पूछ लें, किसी गैर मुल्की ट्रैवलर से पूछ लें, वो कहते हैं जनाब इतने फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, ये कुछ करना पड़ता है, ये चीज क्लियर करनी पड़ती है, वो चीज क्लियर करनी पड़ती है। कहा गया कि जी टूरिस्ट वीजा बड़ा आसान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये मैंने देखा है कि थर्ड वर्ल्ड जहां पे वो जिसे कहते हैं कि आप नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या, उन ममालिक में ये ज्यादा मसला होता है कि पता नहीं इधर से आके कोई क्या ले जाएगा। एक तीसरी दुनिया का एक और मुल्क है हमसे थोड़ा सा बेहतर है, उधर मैंने एक दफा जाना था और वो मैं एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के साथ काम करता था और जनाब उन्होंने वीजा नहीं दिया, वो कभी ये तो कभी वो, और आखिर में आके उन्होंने मुझे एक अजीब सा वीजा दिया कि जी बस आप इस तरह जा सकते हैं। तो वो मैंने अंदाजा लगाया कि अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आपने जाना हो तो वहां पे इतने मसाइल नहीं होते कोई काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, लेकिन जो हमारे जैसे ममालिक हैं उन्होंने हर चीज वैसे ही मुश्किल बनाई होती है। एनीवे जनाब मार्क कार्नी साहब जो हैं वो वजीर आजम बन गए हैं कनाडा के, और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद भी दे दी है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह के ऊपर दिन मनाया जा रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर ट्वीट की हुई है। इसके अलावा दीगर दुनिया भर के जो लीडरान हैं, लोग हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब 15 मार्च को दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाता है। बुनियादी तौर पे जो इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ जज्बात दुनिया भर में उभर रहे हैं, इस्लाम को जिस तरह डिमोनाइज किया जाता है, उनके इस्लाम के खिलाफ बातें की जाती हैं, मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा जाता है, उसके हवाले से अवेयरनेस उजागर करने के लिए दिन मनाया जाता है। और इसमें जो इमरान खान साहब का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वो पहले किसी भी इस्लामिक मुल्क के लीडर थे जिन्होंने जाके इस किस्म की बातें की और आलमी सतह पे बातें की और उन बातों को सुना गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सट्रीम एलिमेंट, कोई फ्रिंज एलिमेंट जाके कोई बात कर देता है, किसी जगह पे कोई बात करता है, लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आलमी सतह पे जिस तरीके से मुसलमानों की दिल आजारी होती है, जिस किस्म की चीजें होती थी, उसको उजागर किया और अपना मुकदमा पेश किया कि भाई इससे हमें बड़े हमारे जज्बात को ठेस पहुंचती है, आप ऐसा ना करें। और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उन्होंने ये बात की। तो अब आलमी सतह के ऊपर इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है और इसमें जो इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी तरफ जो दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं उनको भी कुछ चीजों के ख्याल करना पड़ेगा। अब हमारे जैसे मुआशरे में तो हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी पे फतवा भी लगा देते हैं, लोगों के जनाब हर चीज पे इतराज कर देते हैं, माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक करते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे इतराजात होते हैं। अब जो पाकिस्तानी यूरोप में रहते हैं वो दीगर, चाहे वो कोई फिरका हो जाए या कोई मजहब हो जाए या कोई और चीज हो, उनके हवाले से वो भी इस किस्म की बात कैजुअली कर देते हैं जो पाकिस्तान में बड़ी आम होती है। पाकिस्तान में तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन इस किस्म की बातें करने वालों को अब यूरोप से डिपोर्ट भी किया जा रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है। तो जब आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, बल्कि बाहर मुल्क ना भी जाएं, पाकिस्तान में भी हो, तो पाकिस्तान का आइन भी माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हर शख्स को ये राइट हासिल है कि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हमें ये कोई राइट नहीं देता कि हम उसकी इबादतगाह को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाएं या उसके ऊपर कोई पाबंदियां लगाएं। तो जहां पे हम इस्लामोफोबिया का आलमी सतह के ऊपर दिन मना रहे हैं, दुनिया भर में इस्लाम का तशख़्ख़ुस जिस तरीके से खराब किया जाता है, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, उसके ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान के अंदर भी देखना पड़ेगा कि हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं और यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और दीगर जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं और उससे पाकिस्तान के माशरे को किस तरह नुकसान हो रहा है। तो ये टू वे ट्रैफिक है। हम ये नहीं है कि दुनिया भर से रिकग्निशन हासिल करें, दुनिया भर से अपने जो है वो मसाइल हल कराएं, लेकिन हमारे अपने माशरे के अंदर जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम तवज्जो ना दें। तो ये एक होलसम इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए और हमें अपने रवैयों के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, जिस तरह पहले भी मैं बात कर रहा था, अब वहां की जो पॉलिसीज बन रही हैं, वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब अगर किसी मुल्क का नाम शामिल होगा तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं। ये सामने आप देख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के वजीर खारजा ने ट्वीट की हुई है। उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा है कि साउथ अफ्रीकाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स इज नो लॉन्गर वेलकम इन आवर ग्रेट कंट्री। अब ये जो साउथ अफ्रीका के हैं एम्बेसडर साहब हैं, इन्होंने एक स्पीच में ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने कहा कि ये जो सफेद फार्म लोगों की एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि वो बर्तरी कायम करना चाहते हैं, जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं उससे नस्ली तासुब की झलक आती है ट्रंप की बातों से।
जनाब फौरन ही अमेरिकन हुकूमत ने कहा कि ये पर्सोना नॉन ग्राटा है, यानी इसको ये शख्स हमें काबिल कबूल नहीं है अमेरिका में, इसको फारिग करें। तो इस तरीके से जनाब वहां पे इस वक्त चीजें ऑपरेट हो रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना दूं। इब्राहिम रसूल इज ए रेस बेटिंग पॉलिटिशियन हु हेट्स अमेरिका एंड हेट्स डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका का सदर जो है, उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल को टैग किया है। वी हैविंग नथिंग टू डिस्कस विद हिम, सो ही इज कंसिडर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा होता है कि जब किसी को सफारती सतह के ऊपर मुल्क से बेदखल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब अब आप यहाँ पे हमें काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आप सफारती आदाब के मुताबिक हमारा मुल्क छोड़ दें और यहाँ पे अब आप वेलकम नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को अमेरिका में डील किया जा रहा है। और हमारा शुक्रिया अदा करने वाला अमेरिका अगर हमें उस लिस्ट में डाल देता है, जो लिस्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रही है दुनिया भर में, तो हमारे लिए काफी मुश्किलात बन सकती हैं। अच्छा, एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वो खबर है जनाब भुट्टो की सियासत में आने की। जी हाँ जी, असली भुट्टो, नस्ली भुट्टो। जनाब कौन से भुट्टो? जनाब जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, ये है शहीद मुर्तजा भुट्टो साहब के बेटे। उन्होंने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। तो लोग कह रहे हैं असली और नस्ली भुट्टो सियासत में आ गया है। मेरे वालिद शहीद मुर्तजा भुट्टो ने अवाम के जरिए अवाम के लिए सियासत की मजबूत मिरास छोड़ी। मैं पाकिस्तानी अवाम से सियासत सीख रहा हूं। अवाम की आवाज और राय को सुनना और कदर करना जरूरी है। जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर का सियासत में आने का ऐलान। तो जनाब ये भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं, इन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया। बड़ा हम्बल पर्सन है, बड़ा बेहतरीन इंसान है। इनको मैंने देखा, लोगों से जिस तरीके से मिलते हैं, अवाम के अंदर लगता है कि अवामी जो है रहनुमा है। अब देखते हैं कि किस हद तक ये सियासत में अपना वहां पे नाम पैदा कर सकेंगे। वैसे तो ये एंगेजमेंट वगैरह सियासी वहां पे कर रहे थे। गनवा भुट्टो साहिबा के ये बेटे हैं और शहीद मुर्तजा अली जो भुट्टो हैं, उनके जनाब ये साहिबजादे हैं। तो अब देखते हैं कि जनाब ये जो असली नस्ली भुट्टो है, ये कितना सियासत में कामयाब होता है और सिंध की अवाम इनको कितना कबूल करते हैं। और वैसे भी सिंध की अवाम इस वक्त उनके बहुत सारे तहफुजात हैं। इस भुट्टो का सियासत में आना वहां के जो दीगर जरदारी भुट्टो जरदारी साहिबान हैं, उनके लिए मुश्किलात तो पैदा कर सकता है। लेकिन अर्ली डेज स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी कि अब इसी वक्त कह देना कि जी वो आएगा और छा जाएगा, नहीं। वो काफी अरसे से उनको लॉन्चिंग की उनकी कोशिश हो रही है। पहले भी इस तरह की बातें आती रही हैं, पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बड़ी खबर है कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो है, उनकी ख्वाहिश है कि वो फुल टाइम सियासत में अब आए। जाफर एक्सप्रेस पे जो दहशतगर्दी हुई, उसके हवाले से साहबजादा हामिद रजा साहब ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा करती है और वो बुनियादी तौर पे हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं, हम पब्लिक में उन्हें उठाकर केओस यानी अफरा तफरी पैदा नहीं करना चाहते। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह आकर हमें ब्रीफिंग दें कि जनाब वहां पे क्या कुछ हुआ। अब जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आपको पता है कि इंफॉर्मेशन कल बहुत ज्यादा शेयर की गई, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। अभी भी कुछ नंबर्स के हवाले से लोग कह रहे हैं कि जी नंबर टैली नहीं करते। बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, पर एंड ऑफ द डे ये एक पाकिस्तान की ऊपर हमला था, पाकिस्तान के खिलाफ हमला था। इसके ऊपर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जरूर किए जाएं, लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए, अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए। एक और खबर जो आ रही है, खबर ये है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के इल्जाम में मारूफ सहाफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस खबर की तफसील पढ़े तो इसमें तो अहमद नूरानी साहब का इसमें जिक्र है, जो माजी में जंग से वाबस्ता रह चुके हैं, मारूफ सहाफी हैं, अपना यूट्यूब चैनल है उनका, तो उनका नाम भी दर्ज है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है इस खबर के मुताबिक। बाकी जब ये जाफर एक्सप्रेस वाला मामला सारा चल रहा था, उस वक्त जनाब जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, उन्होंने ये जनाब अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की और उस पर उन्होंने लिखा कि 2 साल पर मुहित पीटीआई की बेहिकमत और बेसमर दास्तान अब किताबी शक्ल में मुरतब हो चुकी है। साथ उन्होंने एक तस्वीर लगाई और उसमें जनाब 2000 की जो उनकी किताब थी, उन्होंने सस्ती करके प्राइस कम करके 1500 उस पर लिखी हुई है। पीटीआई और पाकिस्तान नामी ये किताब है और ये उन्होंने होम डिलीवरी और नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। अब उसके ऊपर siyaset.pk रिपोर्ट कर रहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाकये के दौरान अपनी किताब की मार्केटिंग करना और रियायती कीमत ऑफर करना सेनेटर इरफान सदीकी को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सार्फिन का सख्त रद्द-ए-अमल, किसी ने ये मुफ्त भी नहीं पढ़नी। ये जनाब उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये सहाने के मौके पर भी अपनी दुकान चला रहे हैं। इस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं।
और ये जो इरफान सिद्दीकी साहब का ट्विटर अकाउंट है, ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। इसको नून लीग के कुछ लीडरान वगैरह भी फॉलो कर रहे हैं। सो आई प्रज्यूम कि ये उनका है। ये मैंने जाके जो स्क्रीनशॉट है उनकी, पहले ये खबर देखी, उसके बाद मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे गया और वहां से फिर मैंने उनके ट्विटर अकाउंट की ये स्क्रीनशॉट ली और ये ट्वीट सामने आप देख सकते हैं कि उनके अपने अकाउंट से ये ट्वीट हुई हुई है। अब अगर ये उनका अकाउंट नहीं है तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल ऑफर लगा दी जनाब। उनकी किताब कोई 2000 में भी शायद लोग कम खरीद रहे होंगे या लोग ज्यादा खरीद रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो चलो इसको सस्ती कर दी जाए। पीटीआई और पाकिस्तान, ये कहते हैं जी पीटीआई और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, बेहिकमत और बेसमर दास्तान। तो भाई बेहिकमत और बेसमर दास्तान के बाद जो दास्तान पाकिस्तान की अवाम ने रकम की है फिर 8 फरवरी को, उसमें कहीं पे आपको हिकमत नजर आई? उसके बाद तो फिर आपको जो कुछ नजर आया वो हमारे सामने है। उसमें समर तो मिलना था किसी और को, और यहाँ पे खबरें दी गई कि वजीर आजम नवाज शरीफ, और वो तीसरी दफा और चौथी दफा वजीर आजम बनने आ रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बेसमर रही वो सारी कंपेन, और उस कंपेन का मास्टरमाइंड कौन था वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा दानिश्वर को एक दो ही है उनकी जमात में। पर एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।